हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। अगर आपने जस्ट अभी से स्टार्ट किया है स्टडी करना या फिर नहीं भी स्टार्ट किया है और आपको केमिस्ट्री में डर लगता है, डोंट वरी प्यारे रसगुल्लों, हम आपके अंदर से केमिस्ट्री का डर निकाल फेंकेंगे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर विलेन को, और आज ये फर्स्ट पार्ट है, एकदम जीरो लेवल से है। और आज के इस वीडियो में हम मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज को बहुत ही सिंपल तरीके से सीखने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते बच्चों, और आपको कॉपी और पेन लेकर के बैठना है, नोट्स बनाते चलना है बच्चों। अब ये हमें कोई भी काम कल पर नहीं टालना है कि चलो भी टाइम बहुत है पढ़ लेंगे। ऐसे करते करते पता चले पूरा साल निकल जाएगा और आपके साथ हो जाएगा धोखा। तो ये काम आपको नहीं करना है। सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे फर्स्ट हेडिंग जो है हमारी मोलरता, मोलरता। और इसके पहले अगर बेसिक को देखना है कि भाई पूरा आपको एकदम स्टार्टिंग से देखना है कि विलेन क्या है, विलेय क्या है, विलायक क्या है, तो इसके पहले वाली वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट को अपने को बहुत ही केयरफुली देखना है, बहुत ज्यादा आपको मतलब इधर उधर नहीं भागना है, एकदम क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बच्चों हम बना लेते हैं एक सॉल्यूशन। एक ये आपको जार दिखाई पड़ रहा है और इसमें रसगुल्लों हम भर लेते हैं कि भाई इसमें क्या है, कोई सॉल्यूशन है, यानी कोई विलेन इसमें है, ठीक है। मान लेते हैं कि इसमें क्या है, कोई विलेन है, ठीक। ये कोई सॉल्यूशन हमने इसमें भर दिया है, समझ में आया। चलिए एक क्या है, विलेन भर दिया। अब ये विलेन है, पूरा का पूरा विलेन। अब विलेन किसे कहते हैं भाई, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या है, इस जार में कोई विलेन है और मान लेते हैं बच्चों कि जो विलेन की क्वांटिटी है, इसकी मात्रा कितना है, 1 लीटर। 1 लीटर बोल दे या फिर हम 1000 ml भी लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं बच्चों, 1000 ml। तो ये 1000 ml या फिर 1 लीटर क्या है, विलेन है। और इस विलेन में हम क्या कर रहे हैं कि भाई इस विलेन में हम बाहर से कोई पदार्थ घोल रहे हैं, ठीक है। अब जो पदार्थ घोल रहे हैं, यानी जिसको हम घोलते हैं बच्चों, वो पदार्थ कहलाता क्या है, विलेय कहलाता है, ठीक है ना। जिसको घोला जाता है वो विलेय होता है और जिसमें घोला जाता है वो विलायक होता है। जैसे अगर पानी में नमक घोलेंगे बच्चों, तो पानी तो आपका विलायक हो जाएगा और नमक क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। और ये जो विलेय है, इसके आप जितने मोल इसमें घोल रहे हो, जितने मोल घोल रहे हो बच्चों, वही क्या कहलाता है, मोलरता। नहीं समझ में आया, डोंट वरी। अब परिभाषा सुनिएगा, किसी विलेन के 1 लीटर में घुले विलेय के मोलों की संख्या को ही विलेन की मोलरता कहते हैं। समझ में आ गया। हमने क्या बताया बच्चों कि किसी विलेन के 1 लीटर में घुले विलेय के मोलों की जो संख्या होती है, उसी को अपन बोलते हैं मोलरता, ठीक। अब परिभाषा लिखेंगे भाई कि किसी, लिखेंगे परिभाषा कि किसी विलेन के 1 लीटर में घुले, 1 लीटर में घुले विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को विलेन की मोलरता कहते हैं। विलेन की मोलरता कहते हैं, मोलरता कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों कि किसी विलेन के 1 लीटर में घुले, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 लीटर विलेन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं, ठीक है ना। या फिर ऐसे कि किसी विलेन के 1 लीटर में घुले विलेय के मोलों की संख्या को विलेन की क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। और इसे बच्चों दर्शाते किससे हैं, तो इसे कैपिटल M से दर्शाते हैं, ठीक।
दर्शाते हैं। अब इसकी इकाई क्या है, मतलब इसको किसमें मापते हैं, तो मोल प्रति लीटर में। ठीक, इसकी इकाई क्या है बच्चों, तो इकाई को भी थोड़ा समझना है। तो भाई इसकी इकाई क्या होती है, तो इसकी इकाई होती है बच्चों मोल प्रति लीटर। ठीक है ना, मोल प्रति लीटर, ये इसकी क्या हो जाती है, इकाई हो जाती है, याद रखना, मोल प्रति लीटर में। अब इसका फार्मूला अगर हम देखेंगे बच्चों, तो इसका फार्मूला होता है, लिखेंगे कि मोलरता बराबर लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, और अपान नीचे क्या हो जाएगा, तो भाई नीचे हो जाएगा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। अब जब ये ml में लिखेंगे तो भाई यहां पर हो जाता है 1000। ठीक है ना, फार्मूले में। अब इधर थोड़ा रफ करके इधर देख देते हैं बच्चों। ठीक है ना, इधर थोड़ा इसको हम समझा देते हैं, 1 मिनट इधर देख लेते हैं। देखिए अब यहां से इसको जब हम लिखेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में बच्चों, इधर देखिए, अब मोलरता को भाई दर्शाते किससे हैं, तो हमने बताया कैपिटल M से आप दर्शा सकते हैं। अब विलेय के मोलों की संख्या, अब इसको इसके पहले वाले हमने बताया जिसमें बेसिक समझाया था बच्चों, तो मोलों की संख्या को दर्शाते हैं, लिखना चाहेंगे, चूंकि जो मोलों की संख्या इसको n से दर्शाते हैं, n बराबर होता है W/m, यानी मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणुभार। ठीक है, तो इसके स्थान पर भाई हम मोलों की संख्या के स्थान पर हम W/m लिख लेंगे बच्चों। क्या लिखेंगे, W/m। अब उसके बाद ये जो आपका विलयन का आयतन है, तो भाई ये V में रहेगा, इसको V से दर्शाते हैं, और ये ml में रहेगा गुणे 1000। ये आपका मेन फार्मूला हो जाता है जिस पर आप न्यूमेरिकल लगाएंगे। ये आपका मेन फार्मूला होता है, यानी इसी फार्मूले पर आपके न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर, आपको न्यूमेरिकल की भाई सीरीज हम अलग से बताएंगे, सबसे पहले हम सारे टॉपिक को कवर करेंगे। अब देखिएगा बच्चों, ये तो हो जाता है। अब यहां से जो सैंबल है उनका मतलब भी थोड़ा समझ लेते हैं कि स्मॉल w क्या है। ठीक, अब उसके बाद ये स्मॉल m क्या है और ये v क्या है, इन सब का मतलब भी जानना बेहद जरूरी है। क्लियर, चलिए अब देखिए बच्चों, स्मॉल w क्या है, तो स्मॉल w जो है ये भार को दर्शाता है, किसका भार, विलेय का भार, यानी जो कुछ भी हम घोल रहे हैं तो विलेय का भार हो जाता है। क्लियर, और m क्या है, तो विलेय का अणुभार, क्या होता है, विलेय का अणुभार हो जाता है। ठीक है, और v क्या है बच्चों, तो v वॉल्यूम है, आयतन, तो ये हो जाता है विलयन का आयतन। ठीक, विलयन का आयतन हो जाता है। ठीक है, तो ये सैंबल भी बेहद जरूरी होता है, क्योंकि बच्चों अगर आपको पता ही नहीं है कि स्मॉल w क्या है, स्मॉल m क्या है, v क्या है, तो आप भी न्यूमेरिकल में पहचान ही नहीं सकते हो। समझ में आ गया कि मोलरता किसे कहते हैं, परिभाषा भी पूछता है बच्चों, और न्यूमेरिकल भी इस पे बनते हैं। तो हमने परिभाषा 2 तरीके से बताया। पहला तो लिखा है कि किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय के मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 1 लीटर विलयन में घुले, वही बात है कि 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसकी इकाई क्या है, मोल प्रति लीटर। अब मोलरता बराबर आप जैसे फार्मूला लिखना चाहेंगे तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन गुणे 1000। 1000 इसलिए क्योंकि ये ml में लिखा है, ठीक है ना, लीटर में लिखते तो यहां 1000 ना करते। अब बच्चों विलेय के जो मोलों की संख्या है, तो मोलों की संख्या बराबर फार्मूला होता है ये भार बटे अणुभार। ठीक है ना, इतना याद रखना। n क्या है, मोलों की संख्या को दर्शाता है, W/m यानी भार बटे अणुभार। तो इसको हमने इस तरीके से लिख दिया कि भाई मोलों की संख्या बराबर लिखा भार बटे अणुभार, और ये विलयन का आयतन है, ये आपका फार्मूला हो जाता है, और इसी फार्मूले पर न्यूमेरिकल आपके लगते हैं। क्लियर, चलिए स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिए, फिर उसके बाद हम देखते हैं आगे जो नेक्स्ट हेडिंग है मोललता को। ठीक, चलिए हो गया बच्चों। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग। जो अगले हेडिंग है वो है मोललता। क्या है बच्चों, मोललता। ठीक, नेक्स्ट है मोललता। मोललिटी अंग्रेजी में कहते हैं, मोलरता को मोलरिटी कहते हैं। ठीक, तो ये नेक्स्ट हेडिंग है मोललता। अब देखिए मोललता भी आपका सेम है।
बस इसमें थोड़ा सा अंतर यह है बच्चों, जहां पर आपने 1 लीटर विलयन रखा वहां पर 1 केजी यानी 1 किलोग्राम विलायक रखेंगे। मतलब सेम है, दोनों परिभाषा रखने की जरूरत नहीं, बस एक रख लिया तो भाई दूसरा तो वैसे भी समझ में आ गया। अब जैसे बच्चों हमने इसके पहले बताया कि यहां पर हमने क्वांटिटी क्या किया था, ठीक, क्वांटिटी जैसे हमने 1 लीटर विलयन, लेकिन अब की बार यहां पर 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, और मान लेते हैं कि इसमें भरा क्या है, तो जैसे जल है। अब जल है तो जल को अपन कहते क्या है बच्चों, तो ये है क्या, विलायक। मतलब जो क्या करे भाई, विलयन में जिस घटक की मात्रा ज्यादा हो वो क्या कहलाएगा, विलायक। जिसकी मात्रा कम हो वो विलेय होता है। भाई आप शरबत बनाओगे तो पानी का जो मतलब पानी की जो मात्रा है वो ज्यादा रहेगी तो पानी विलायक हो जाएगा। और इसमें जैसे आप चीनी घोल रहे हो तो भाई चीनी आप कम घोलोगे, है ना, पानी की तुलना में, तो वो क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। तो अब की बार बच्चों ये मान लेते हैं कि यहां पर 1 किलोग्राम विलायक है और इसमें आपने बाहर से क्या किया, कोई पदार्थ घोल दिया। अब भाई जो पदार्थ घोलते हो उसी को तो कहा जाता है विलेय, हमने बताया ना। अब विलेय की जितनी मात्रा या जितना मोल आप इसमें घोल रहे हो बच्चों, वही क्या कहलाती है, मोललता। अब परिभाषा समझिएगा, यहां पर क्या हो जाए, वहां पर 1 लीटर विलयन आपने बताया और यहां पर 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं बच्चों, वो कहते हैं मोललता। जैसे मान लेते हैं कि भाई 1 किलोग्राम में आपने क्या किया, यहां पर जैसे आपने भाई कोई भी मोल, जैसे यहां पर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, कुछ भी आपने घोल दिया, ठीक, तो वो जो मतलब उसकी मोलों की संख्या होगी वही कहलाती है मोललता। परिभाषा समझ में आ गया कि किसी विलायक के यहां पर 1 किलोग्राम लिखेंगे या फिर 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं बच्चों, मोललता कहते हैं। चलिए परिभाषा देखते हैं। तो हम लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे कि 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या। अब विलेय का मतलब क्या है, जो घोल रहे होते हो, है ना, विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं, विलयन की मोललता कहते हैं, मोललता कहते हैं। तो भाई वो क्या हो जाता है बच्चों, मोललता हो जाता है, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है, मोललता। अब ध्यान से समझिएगा, भाई इसकी इकाई क्या होती है, सबसे पहले लिख लेते हैं कि भाई इसको दर्शाते किससे हैं, तो इसे स्मॉल m से दर्शाते हैं, ठीक है ना, दर्शाते हैं, इतना याद रखना, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा भाई इसकी इकाई क्या होती है, इकाई समझना बेहद जरूरी है बच्चों। इसकी जो इकाई है यानी इसको कैसे मापते हैं, तो इसको मापते हैं मोल प्रति किग्रा, ठीक है ना, केजी, मोल प्रति केजी में, यानी मोल प्रति किग्रा में, इससे मापते हैं, ठीक है। अब यहां पर भी इसका फार्मूला लिखना चाहेंगे बच्चों, तो हो जाएगा मोललता बराबर, मोललता बराबर, इसमें भी वही चीज होता है कि विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपान, यहां पर अब की बार नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, विलायक का भार हो जाएगा, विलायक का भार। क्योंकि मोलरता में याद रखना वहां पर क्या चलता है, मतलब विलयन का आयतन चलता है, और मोललता में बच्चों यहां पर विलायक का भार चलता है, इतना अंतर है बस, विलायक का भार। और यहां पर भी ग्राम में लिखा जाएगा, ग्राम में रहेगा तभी जाकर के यहां पर 1000 से गुणा होगा। अब वही चीज, चूंकि एक बार यहां पे अच्छे से लिख दे रहे हैं, चूंकि जो मोल बराबर होता है, हिंदी में लिख दे रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा, भार बटे अणुभार होता है, ठीक है। इसके पहले ही बताया भाई, इसको n से दर्शाते हैं, ये भार W होता है, अणुभार m होता है। तो अब यहां से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये लिख दे रहे हैं,
ठीक है। जब ये लिख जाएगा तो भाई आपका जो फार्मूला फिर बन जाता है बच्चों, तो वो फार्मूला आपका क्या बनेगा, फार्मूला मोललता हमने बताया ना स्मॉल m से दर्शा सकते हैं, ये बराबर विलेय के मोलों की संख्या, इसके स्थान पे भाई भार बटे अणु भार, यानी इसको हम लिखेंगे W बाई यहां पर m हो जाएगा गुणे विलायक का भार। अब की बार विलायक है तो इसको विलायक को के भार को कैपिटल W से दर्शाते हैं। बेसिक जिसमें बताया इसके पहले वाले वीडियो में अच्छे से समझाया है, इसीलिए बोल रहे हैं कि भाई उसको अगर देखना है तो एक बार देख लीजिए। ये ग्राम में रहेगा और ये गुणे 1000 हो जाता है, और यही आपका क्या हो जाता है बच्चों, मेन फार्मूला हो जाता है। ये आपका क्या हो जाता है, मोललता। मोललता बराबर ठीक, ये आपका भार बटे अणु भार यहाँ इंटू विलायक का भार ग्राम में 1000। तो इसमें भी अगर सैंबल वही समझना है तो लिख सकते हो, क्योंकि इसमें भी चीजें सेम है बच्चों, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाई स्मॉल w क्या है, m क्या है, और उसके बाद यहाँ पर कैपिटल W क्या है, केवल यही 3 चीज जानना है। ठीक है, स्मॉल w विलेय का भार, विलेय का भार, स्मॉल m क्या है रसगुल्लों, विलेय का अणु भार, विलायक नहीं विलेय का अणु भार, अणु भार है। ठीक, अब उसके बाद बच्चों ये कैपिटल W किस बात को दर्शाता है, तो ये हो जाता है विलायक का भार, विलायक यानी जैसे जल हो गया तो विलायक का भार। सवाल में ऐसे देगा कि भाई 50 ग्राम NaOH को 500 ग्राम जल में घोला जाता है तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, टेंशन तो आपको नहीं लेना है। एक एक टॉपिक को एकदम दिमाग में अच्छे से हम फिट कर देंगे। क्लियर? चलिए बच्चों इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक, हो गया। देखिए अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट जो हेडिंग है अपनी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है मोल प्रभाज, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोल अंश या मोल प्रभाज, मोल अंश या मोल प्रभाज, मोललता, मोलरता और मोल प्रभाज, इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग यही है। मोल प्रभाज बोलते हैं या इसी को मोल अंश कहा जाता है। क्लियर? इतना याद रखना। ठीक है, मोल अंश या मोल प्रभाज। अब देखिए मोल अंश या मोल प्रभाज होता क्या है, ये सारी परिभाषाएं रटी नहीं जा सकती, ये केवल समझने वाली बात है। इसको ध्यान से समझिएगा बच्चों। हम क्या कर रहे हैं, एक बड़ा सा, ठीक, ये टेप ले रहे हैं, एक बड़ा सा कास्केट है, एक बड़ा सा पात्र है, बर्तन, और इसमें क्या किया हमने, जैसे बताया कि भाई इसमें क्या है, कोई सॉल्यूशन है यानी विलेन है, इसमें मिश्रण है, इतना याद रखना। ठीक है, एक मिनट, ये कुछ ज्यादा ही मोटा हो गया लाइन। अब देखिए जैसे बच्चों यहां पर क्या किया, कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं हम, यहां पर मान लेते हैं कि इसमें 2 या 3 घटक भरे हैं। जैसे 2 घटक है, एक A है और दूसरा V है। ठीक, इसमें 2 घटक हैं, कौन है, एक घटक A है, दूसरा B है। अब A और B से मिलकर के ही कोई विलयन बना है, यानी कोई मिश्रण बना है। ठीक है, इसमें 2 है कि भाई मान लेते हैं क्या, पहला एक तो जैसे पानी ही है और दूसरा इसमें एथिल अल्कोहल आपने घोल दिया या मेथिल अल्कोहल घोल दिया, कुछ भी, मतलब 2 इसमें है। याद रखना कि 2 घटक हैं बस, एक घटक का नाम A है, दूसरा घटक B है। अब कहेगा इसमें A के मोलों की, मतलब A का मोल प्रभाज कितना होगा और B का मोल प्रभाज कितना होगा, वो समझने के लिए चलिए ध्यान से समझते हैं। तो इसमें अगर हम दोनों को निकालेंगे, ध्यान से समझना बच्चों, हमने क्या बताया कि 2 घटक हैं। पहला घटक जो है, एक घटक फर्स्ट वाला ये है और दूसरा जो घटक है वो क्या है, B है। अब यहां पर दोनों का अलग अलग मोल अंश या मोल प्रभाज जब निकालना होता है तो निकालते हैं। अब दोनों में से हमें क्या करना है, अलग अलग घटक का मोल प्रभाज निकालना है। तो अब मोल प्रभाज कहते किसे हैं वो समझिए, कि किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। मतलब समझिए बच्चों, जैसे हमने बताया 2 घटक है, तो जो घटक का मोल प्रभाज होता है, घटक का मोल प्रभाज या मोल अंश बराबर
क्या होता है, उस घटक के मोलों की संख्या। मतलब जब भी किसी घटक का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं तो घटक का मोल प्रभाज बराबर होता है घटक के मोलों की संख्या, घटक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या तथा इस विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या, कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। अब समझ में आ गया भाई कि हम क्या चीज बोल रहे हैं। नहीं भी आया डोंट वरी रसगुल्लो, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, इसको अच्छे से हम समझाते हैं। अब समझिएगा, जैसे यहां पर हमने बताया दो घटक है, एक है ए, दूसरा है बी। तो भाई अगर ए के मोलों की संख्या हम कहेंगे तो ए के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, तो ए के मोलों की संख्या हो जाएगी, भाई मोलों की संख्या को n से दर्शाते हैं तो ए के मोलों की संख्या Na हो जाएगा। और बी के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, बी के मोलों की संख्या अगर निकालेंगे तो भाई हम क्या लिख देंगे, Nb लिख देंगे। तीसरा होता तो C के मोलों की संख्या Nc लिख देते, चौथा होता Nd लिख देते। इस तरह से हम करते। जैसे अब क्या है, तो भाई यहां हमने क्या बताया कि किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। अब समझ में आ गया। अब जैसे भी हम क्या करेंगे, ए का मोल प्रभाज निकालते हैं तो हम लिखेंगे जैसे ए का मोल प्रभाज, ध्यान से समझिएगा, ए का मोल प्रभाज अगर आपको निकालना है तो भाई ए का मोल प्रभाज निकालना है तो इस मोल प्रभाज को x या काई से दर्शाते हैं। तो हम मान लेते हैं जैसे x a या काई a हमने लिख दिया, तो ए के मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो ए के मोलों की संख्या, यही तो बताया ना कि भाई किसी घटक का मोल प्रभाज अगर निकालना है तो उस घटक के मोलों की संख्या, तो भाई हम ए का निकाल रहे हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए के घटक की मोलों की संख्या कितनी है बच्चों, तो Na है, तो यहां पर Na हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, कुल घटक के मोलों की संख्या, कुल का मतलब बच्चों ये क्या है, Na है प्लस Nb हो जाएगा। तीसरा होता तो प्लस Nc लिख देते, तो नीचे क्या हो जाएगा, Na प्लस Nb, मतलब इतना हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए का मोल अंश या ए का मोल प्रभाज। ठीक है, अब उसके बाद जैसे भाई बी का निकालना है आपको जैसे बी का निकालना है, 1 मिनट इधर अब हम रफ कर देते हैं थोड़ा। ठीक, इतना तो समझ में आ ही गया होगा, अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, जैसे इधर हम लिख देते हैं कि भाई हमें क्या करना है, जैसे बी का निकालना है। ठीक है, तो हम जैसे निकालेंगे बच्चों बी का मोल प्रभाज, बी का मोल प्रभाज जैसे आपको निकालना है तो भाई बी का मोल प्रभाज निकालना है तो काई बी या एक्स बी हमने बताया, जो भी आप पढ़ सकते हैं पढ़िए आप, कोई दिक्कत ना। तो भाई बी का निकाल रहे हैं तो बी के मोलों की संख्या ऊपर रखेंगे और नीचे कुल घटक के मोलों की संख्या, यानी नीचे तो भाई कुल रहेगा, इतना याद रखना। मतलब ये इसका फार्मूला ये हो जाएगा। इसी तरह एक तीसरा घटक अगर सी लेते तो भाई एक्स सी बराबर NC लिखते और नीचे Na प्लस NB प्लस NC, मतलब तब सब में नीचे 3 हो जाता। क्लियर हो गया इतना। अगर 3 घटक होते तो वही। ठीक है, जैसे यहां पर लिख देंगे हम, भाई थोड़ा लिख दे रहे हैं, जैसे लिख दे रहे हैं थोड़ा स्टार बना के, कि जैसे अगर बच्चों यहां पर अगर 3 घटक हो, 3 घटक जैसे A B C हो, अगर A B C हो तो बच्चों यहां पर Na Nb Nc ऐसे चलता और नीचे तो Na प्लस Nb प्लस Nc होता, यहां पर भी वही होता और C वाले में भी वही होता। इतना याद रखना। अब यहां पर कुछ चीजें हैं समझने लायक, भाई सबका मतलब समझ लेते हैं कि भाई किसका मतलब क्या होगा बच्चों, वो जानना जरूरी है कि XA क्या है। ठीक, या काई इसको पढ़ लें, या काई B या XB क्या है। ठीक, Na क्या है बच्चों, अब उसके बाद Nb क्या है, मतलब सब जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, चलिए भाई ये जो काई है या फिर XA है, ये क्या है, A का मोल अंश, ठीक है, या मोल प्रभाज। ठीक, अब उसके बाद ये B के इसका मतलब ये किसका है बच्चों, तो काई B XB है तो B का मोल प्रभाज या मोल अंश लिख ले रहे हैं। ठीक है, मोल
अंश। ठीक, Na क्या है? तो भाई A के मोलों की संख्या, A के मोलों की संख्या। ठीक, अब उसके बाद ये क्या है? तो भाई B के मोलों की संख्या, B के मोलों की संख्या। ठीक है, इतना हो जाएगा। समझ में आ गया? तो अब यहां पे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि भाई मोल अंश या मोल प्रभाज किसे कहते हैं। भाई परिभाषा तो हमने लिखा ही नहीं, परिभाषा चलिए लिख लेते हैं। अगर आपको भाई परिभाषा लिखना हो बच्चों, ऊपर हमने ध्यान ही नहीं दिया, परिभाषा में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। परिभाषा लिखेंगे बच्चों कि लिखेंगे कि किसी विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है, के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, ये परिभाषा हो जाएगी, जिसे ऊपर ही बताया बच्चों, ये फार्मूले में ही परिभाषा छिपी है। मोल अंश या मोल प्रभाज किसे कहते हैं? तो मोल प्रभाज होता है कि भाई किसी घटक का जो मोल प्रभाज होता है उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। वही चीज हमने यहां पर लिखा है। ठीक है, बाकी जैसे अगर आपको भाई मोलों की संख्या निकालना है तो वो हमने पहले भी बताया है, यहां पर थोड़ा लिख दे रहे हैं कि अगर जैसे मोलों की संख्या निकालना है तो W/M से निकालते हैं। हालांकि ये सब चीजें बच्चों जब हम न्यूमेरिकल सीखेंगे तो उसमें इन सब का प्रयोग होगा, लेकिन परिभाषा और ये आपको तो भाई अभी ही समझना है। क्लियर हो गया? चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना है। ज्यादा भाई नहीं देखना है, थोड़ा थोड़ा डोज लेना है। कहते ना कि भाई अगर हेल्थ में सुधार लाना है तो थोड़ा थोड़ा डोज लेना बेहतर होता है। भाई अचानक से कोई डोज लोगे तो वो शरीर के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए आपको भी भाई माइंड पे ज्यादा प्रेशर नहीं लेना, बस थोड़ा थोड़ा डोज लेना है। तो मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।